यदि एक आर्बिट्ररी सरफेस होता, मान लो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्पेस के किसी पॉइंट यहां पर मान लो इंटेंसिटी फाइंड करना है, इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट, तो जहां इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट को फील्ड पॉइंट बोला, इसको फील्ड पॉइंट। और ये चार्ज सिस्टम आपका अभी सरफेस चार्ज है, तो प्रोसेस वही है कि आपको पहले एक एलिमेंट लेना, आप एरिया में से एलिमेंट ले रहे हो तो एक रेक्टेंगुलर शेप का या स्क्वायर शेप का एक टुकड़ा लेना होगा, यदि एरिया में से एलिमेंट लिया जा रहा है तो। और कहां पर ले रहे हो एलिमेंट, तो मान लो एट पोजीशन वेक्टर आर पर ले रहे हो एलिमेंट को, कितना एरिया का, सपोज करो डीए एरिया का एलिमेंट ले रहे हो, और इस केस में तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करोगे ना, सिग्मा की बात होगा ना, एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जहां एलिमेंट आपने लिया जिस जगह, वहां का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लीजिए, सिग्मा, या कोई सिग्मा के ब्रैकेट में आर भी लिख देगा, मतलब यहां का सिग्मा एट पोजीशन वेक्टर आर पर का सिग्मा। सिंपली सिग्मा नहीं लिख के सिग्मा के ब्रैकेट में आर भी लिख सकता है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, जिस जगह एलिमेंट लिया वहीं का सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है, और उस एलिमेंट का एरिया मान लो डीए, तो इस एलिमेंट पर चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन एलिमेंट dq से डिनोट करोगे तो ये सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा का मतलब यूनिट एरिया का चार्ज, ये सब हम लोग किए पहले, चार्ज डेंसिटी इसलिए पहले कर चुके हैं, सिग्मा मतलब यूनिट एरिया का चार्ज, तो उस डीए एरिया का चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू डीए। सिग्मा के ब्रैकेट में ये आर भी लिख लेना चलेगा, अच्छा रहेगा, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, हो सकता है अलग अलग पॉइंट का सिग्मा अलग अलग हो, आपको इस एलिमेंट पर का चार्ज चाहिए तो उस एलिमेंट के पोजीशन का सिग्मा चाहिए आपको, तो ये और इस एलिमेंट को आप एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना, तो उस एलिमेंट के चलते यहां का फील्ड निकालना, तो इसको ज्वाइन करोगे, ये एक पोजीशन वेक्टर आर डैश, ये फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट, और इसके चलते यहां का इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगा, ये डीई डैश हुआ, सॉरी ये डीई डैश, डीई हुआ एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, वो इस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, इसको तो एक पॉइंट चार्ज मानते हुए वहां का फील्ड लिखो, उसका चार्ज है डी क्यू, एक पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या होता है, वो चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो ये वेक्टर यूज करेंगे, ये वेक्टर आर डैश, और आर डैश वेक्टर कितना बार किया हम लोग, ये आर नॉट माइनस आर के बराबर, आर नॉट, ऐसे तो यहां पर आर डैश वेक्टर चाहिए और नीचे में चाहिए मॉड आर डैश क्यू, लेकिन आर डैश वेक्टर को ये गिवन तो नहीं है, ये वेक्टर हम लोग एज्यूम किए हैं, जो ट्रायंगल लॉ से ये आएगा आर नॉट माइनस आर के बराबर, और डी क्यू की जगह पुट कर दो ये, दैट इज सिग्मा आर इंटू डी ए बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर नॉट माइनस आर का होल क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस एलिमेंट। अब पूरे एरिया के चलते यहाँ का फील्ड निकालना है, इस एलिमेंट वाले फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट द एरिया, तो फील्ड ड्यू टू ये पूरे एरिया के चलते जो फील्ड होगा ई, वो इसी डी वेक्टर का इंटीग्रेशन, लेकिन सरफेस इंटीग्रेशन, ये एरिया है, एरिया पर इंटीग्रेशन कर रहे हो, सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे उसको,
और सरफेस इंटीग्रल को याद करो डबल इंटीग्रल से डिनोट किया था। सरफेस इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन से डिनोट करते हैं। ये वेक्टर कैलकुलस का पहला चैप्टर में लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल ये सब देखे हुए हो आप। बार बार बोल रहे हैं, अभी भी टाइम है, कुछ 2-4-5 क्लास के बाद आएगा वो सब चीज। उससे पहले वेक्टर कैलकुलस का पहला चैप्टर को एकदम रिवीजन में रखोगे। तो चूंकि होल एरिया के चलते फील्ड निकालना है, इसलिए इस एलिमेंट वाले फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। फिर इस इंटीग्रल के अंदर वो रख दीजिए, ये जो रिजल्ट आया है इसको रख देना यहां पर, समझे? ये हुआ जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हो गया ना? ये एरिया है, मान लीजिए इस एरिया का वैल्यू, टोटल एरिया का वैल्यू s है, तो ये इंटीग्रेशन करना होगा 0 to s। हो गया ना? यस सर। हो गया सर। अब इसी में यदि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो उसके लिए हम इसी रिजल्ट में सब कुछ में चेंजिंग कर दे रहे हैं। ये तो सरफेस, इसका टॉपिक ऊपर पर लिख लेना, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। फील्ड इंटेंस, ये जो था हम लोग का, ये था फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू। सर ऊपर में नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, ये जो टॉपिक था हम लोग का फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज, यानी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसके लिए था ये टॉपिक लिखो। यस सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो इस केस में ना हम सब कुछ यही करते हैं, बस इसको जो एक एरिया समझा था इसको आप एक वॉल्यूम समझ लो। मान लो ये चार्ज वॉल्यूम के अंदर है, इसका टोटल वॉल्यूम मान लीजिए V। अच्छा, फिर एक एलिमेंट लिया था, तो वॉल्यूम में से एलिमेंट लोगे तो वो क्यूब शेप का वो एलिमेंट होता है। एलिमेंट कैसा होगा? एक स्ट्रेट टुकड़ा होगा कि एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का एक एलिमेंट होगा कि क्यूबिकल शेप का, वो डिपेंड करता है कि आप किस में से ले रहे हैं। कोई कर्व में से ले रहे हो, वायर में से ले रहे हो, एक स्ट्रेट पोर्शन, छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन लिया जाता है एलिमेंट में। सरफेस में से ले रहे हो तो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप का एलिमेंट लेते हो। वॉल्यूम के अंदर से एलिमेंट लेना होता है तो क्यूब शेप का। यहां पर ये स्क्वायर शेप का नहीं लेके यहां पर एक क्यूब दिखाएंगे, एक छोटा सा क्यूब दिखाना होगा आपको। इस क्यूब का अपना वॉल्यूम dV मान लोगे, इस क्यूब का अपना वॉल्यूम dV। अच्छा, जब एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था तो यहां पर कौन डेंसिटी की बात किया था? सिग्मा का। लेकिन अभी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां पर कौन डेंसिटी होना चाहिए? रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो की बात करेंगे यहां। इस एलिमेंट के पोजीशन का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। यहां पर सिग्मा की जगह रो लिखेंगे, रो लिखिए या रो के ब्रैकेट में R लगाइए, यानी यहां का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट पोजीशन वेक्टर R पर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
तो इसके अंदर का जो चार्ज हो जाएगा डी क्यू, ये सिग्मा डीएनए लिख के क्या लिखेंगे, रो डीवी। सिग्मा की जगह रो डाल दोगे और एरिया की जगह डीवी डाल दोगे, वॉल्यूम। ये सब कुछ यही रहेगा, बस सिग्मा की जगह रो डालना और एरिया, स्मॉल एरिया की जगह स्मॉल वॉल्यूम डालेंगे। और यहां पर डबल इंटीग्रल नहीं करके ट्रिपल इंटीग्रल करना होगा। वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल से डिनोट करते हो। चलो यही रिजल्ट हो गया। फिर से समझे ना, फिर से आप तो फिर से ड्रॉ करो, आपको तो फिर करना होगा, हम उसी में मिटा के कर लिए। ये तो एक मेथड बताया गया कि जब वॉल्यूम में चार्ज हो तो कैसे उसका इंटेंसिटी निकालोगे, एक मेथड है बताया गया। इसको सॉल्व नहीं करना आपको, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है, ये कोई स्फीयर थोड़ी है कि सॉल्व करेंगे। एक मेथड की बात यहां हो रहा है कि जब वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसके चलते इंटेंसिटी ऐसे निकल, ये हुआ कूलम्ब्स लॉ। ऐसे आप निकाल रहे हो इंटेंसिटी किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज आप यूजिंग कूलम्ब्स लॉ फाइंड कर रहे हो। करना नहीं है कूलम्ब्स लॉ से, आपको आपका सिलेबस कूलम्ब्स लॉ से कंटिन्यूअस चार्ज का इंटेंसिटी कूलम्ब्स लॉ से नहीं निकालना है, गॉस लॉ से निकालना है बस। लेकिन एक ये मेथड था। अब सुनिए ये सब क्यों कर रहे थे आप। आपको सबसे पहले एक सिंगल आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का फील्ड बताया, उसके बाद एक नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स का फील्ड बताया जिसको डिस्क्रीट सिस्टम बोले। उसके बाद लाइन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फील्ड इंटेंसिटी का एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया। सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला फील्ड इंटेंसिटी का। अभी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये सब अलग अलग कंसीडर किया हम लोग। लेकिन मान लो यदि एक ऐसा चार्ज सिस्टम जिसमें ये चारों चार्ज सिस्टम लाई करता हो, उसको बोलिए एन आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम। अब आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम बोल दिया तो हो सकता है उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स भी हो, यानी डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम भी हो उसके अंदर लाइन चार्ज भी हो, उसके अंदर सरफेस चार्ज भी हो सकता है, वॉल्यूम चार्ज भी हो सकता है। तो जब कोई एक आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम होगा तो उस केस में जो फील्ड इंटेंसिटी होगा उस सब इंडिविजुअल चार्ज सिस्टम का फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर सम। यानी इफ वी हैव एन आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम, ये तो स्पेशल चार्ज सिस्टम सब था ना, एक बार में हमको एक टाइप का चार्ज सिस्टम यहां कंसीडर किया था ना, नहीं समझे ना क्या बोल रहे हैं हम। यस सर। एक बार में कोई एगो चार्ज सिस्टम कंसीडर किए थे, ओनली लाइन चार्ज या ओनली सरफेस चार्ज। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम जब सभी टाइप का चार्ज सिस्टम उसके अंदर है, इफ वी हैव an arbitrary charge system, arbitrary charge system means that is contain discrete charge, line charge, surface charge and volume charge। ये सभी टाइप का चार्ज सिस्टम उसके अंदर है। then field intensity at a point in a space will be equal to
will be equal to the vector sum of intensity due to individual charge system. यानी सभी का अपना अपना इंटेंसिटी का वेक्टर सम कर देना। तो इस केस में जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज प्लस इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। इस सब का फॉर्मूला इंडिविजुअली डिराइव किए हुए हो। डिस्क्रीट चार्ज का इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? सिग्मा क्यू आई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब, और यहां पर आर नॉट माइनस आर आई। ये था डिस्क्रीट चार्ज का इंटेंसिटी का जनरल एक्सप्रेशन। उसके बाद लाइन चार्ज आया था। लाइन चार्ज का इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन था लेमडा आर डी आर। ये लेमडा के ब्रैकेट में आर पोजीशन वेक्टर आर डाल रहे हैं, अब इससे घबराना नहीं। बहुत डिस्कस किए हो चार्ज डेंसिटी को। लेमडा के ब्रैकेट में आर डालना यानी वो एक पार्टिकुलर पॉइंट का लेमडा है, नहीं? यस। डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर नॉट माइनस आर का होल क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर। फिर सरफेस चार्ज वाला डबल इंटीग्रल था सिग्मा, इसमें चार्ज डेंसिटी सिग्मा, यहां पर एरिया बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड आर नॉट माइनस आर का होल क्यूब। और इसी तरह से आप एगो वॉल्यूम वाला भी ऐड कर लो। ये हुआ। एक क्वेश्चन पूछा जाता था पुराने सिलेबस में, डिराइव जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा जाता था। यानी आपके पास एक आर्बिट्ररी चार्ज सिस्टम है, मींस उसके अंदर डिस्क्रीट चार्ज भी है, उसके अंदर लाइन चार्ज भी, सरफेस चार्ज भी, वॉल्यूम चार्ज भी है। तो उसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करें फील्ड इंटेंसिटी का। वो यही आंसर किया हम लोग, उसी का आंसर हुआ ये। हम लोग सबसे पहले डिस्क्रीट का इंटेंसिटी का बात किया था, ये फॉर्मूला। फिर लाइन का बात किया, सरफेस, सबका अलग अलग कंसीडर किया और फिर ऐड कर दिया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना और डिफरेंट चार्ज सिस्टम का इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, ये मेथड देखना। अब है एक मेन टर्म हम लोग का यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मिटाते हैं इसको। यस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला जाता है इसको। ये भी टॉपिक पहले से आप 12 में ये भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और लाइंस ऑफ फोर्स।
कोई नया काम नहीं कर रहे हो अभी आप? देखिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस रूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या विजिबल चीज है? आंख से देख के डिसाइड करोगे कि कहां पर फील्ड है या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखाई देता है? एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाया, एक इनविजिबल हाइपोथेटिकल मीडियम के थ्रू, जिसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड रखा। ये एक हाइपोथेटिकल इनविजिबल मीडियम है, वो दिखाई नहीं देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल। टू विजुअलाइज इट we draw some curve in that region which are called electric field lines। रियली में दिखाई नहीं देता इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अपना सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनल तरीका है टेस्ट करने का क्या, इस रूम के अंदर फील्ड है कि नहीं। आप उसके लिए दो चार जगह चार्ज पार्टिकल को रखोगे, यदि फोर्स लगा तो समझेंगे फील्ड है, फोर्स नहीं लगा समझेंगे फील्ड नहीं है। तो ओरिजिनल तरीका तो ये है टेस्ट करने का। मान लो आप रूम छोड़ के जा रहे हो, अब अगला कोई आएगा, उसको नहीं पता कि इसके अंदर फील्ड है, अचानक इन कर जाएगा अंदर रूम में। इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, गेट पर लिख देंगे डेंजर ना, या नहीं तो रूम के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ करके चल जाओ आप। अगला आएगा देखेगा अरे लाइंस ड्रॉ किया हुआ है, कुछ तो जरूर होगा इसके अंदर। तो लाइन, वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब रोड में गड्ढा होता है, एक लाल झंडा खड़ा कर देते हो आप, क्या लाल झंडा ही गड्ढा है? नहीं, वो तो उस गड्ढा का रिप्रेजेंटेशन है कि लोग दूर से समझ जाएगा कि वहां गड्ढा होगा। वैसे ही किसी रीजन में कुछ लाइंस ड्रॉ कर के आप चले जाओगे तो अगला को पता चल जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने का ये एक टेक्निक आप एडॉप्ट किए हुए हो अपने तरफ से, फिजिक्स को डिस्क्राइब करने में आपको इजी होगा, सुविधा होगा। ये आपका पर्सनल टेक्निक है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है, ये हम लोग अपना सुविधा के लिए उस रूम के अंदर, उस रीजन के अंदर कुछ लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनविजिबल। टू विजुअलाइज इट, to visualize it we draw some lines। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट और कर्व्ड कॉल्ड, और उसी लाइन को जो कर्व ड्रॉ किया कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं इसको। तो मान लीजिए कि इस बाउंड्री के अंदर फील्ड है, तो इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहां पर कुछ लाइंस खींच देंगे। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है। यदि लाइंस ड्रॉ किया हुआ है तो समझा जाएगा कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है लाइंस ड्रॉ किया हुआ समझेंगे वहां फील्ड नहीं है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्क्राइब करने का ये एक टेक्निक है आपका। बार बार लैंग्वेज में जो लिखिएगा कि हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट ईच पॉइंट, ये काले लैंग्वेज में लिखोगे इस बार। अब कुछ लाइंस खींच दो। अच्छा, तो एक फायदा ये लाइन ड्रॉ करने से, कहाँ फील्ड है नहीं है ये देख के पता चल जाएगा हमको। उसके लिए जरूरी नहीं कि एक चार्ज लावें, चार्ज को अलग अलग रखेंगे, देखेंगे फोर्स लगा कि नहीं लगा। ये तो ओरिजिनल तरीका था टेस्ट करने का। लेकिन अब ओके टेस्टेड, ये समझो ना, ओके टेस्टेड, यदि लाइंस ड्रॉ किया हुआ है तो समझेंगे फील्ड है वहां। इतने ही बात नहीं, वो फील्ड किधर है ये भी पता चल जाएगा उस लाइन को ड्रॉ करने से। बहुत सारे फायदा है इस लाइंस को ड्रॉ करने से। सब फायदा को हम लोग सिस्टमेटिकली देखेंगे। पहला फायदा तो ये हुआ, जहां लाइंस ड्रॉ किया हुआ होगा समझेंगे फील्ड है, जहां लाइंस नहीं ड्रॉ किया हुआ है समझेंगे फील्ड नहीं है। दूसरी फायदा ये कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन gives direction of electric field, gives direction of electric field at that point। ये एक दूसरा फायदा, ये पहला फायदा था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर, जिधर टेंजेंट जाएगा उधरे वहां का फील्ड समझना। मान लो इस पॉइंट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस किया, ये लाइन, ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा पी पॉइंट पर, इधर गया टेंजेंट, तो समझेंगे यहां का फील्ड का ये डायरेक्शन हुआ। मान लो आपको यहां का फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो उसी पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो। ये पॉइंट को पी डैश से डिनोट कीजिए, यानी यहां का फील्ड इधर पी डैश की तरफ, ये इस टेंजेंट की तरफ। तो एक फायदा लाइंस ड्रॉ करने का ये भी कि कहां पर फील्ड किधर है। जिस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन निकालना हो उस पॉइंट से जो लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा होगा उस पर टेंजेंट खींच देना, उधरे वहां का फील्ड हो जाएगा। अब है वो जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहे हैं आप उसको, बोले हैं वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। कैसा होगा, कैसे ड्रॉ करें, स्ट्रेट ड्रॉ करें कि कर्व ड्रॉ करें, ये टोटली डिपेंड करता है वो फील्ड प्रोड्यूस कौन किया है, कौन चार्ज, सोर्स चार्ज पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, टोटली डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ फील्ड। वो फील्ड प्रोड्यूस कौन किया है, क्या कोई चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस किया है कि कोई चार्ज स्फीयर के द्वारा प्रोड्यूस्ड हुआ है वो फील्ड, कि वो चार्ज वायर के द्वारा फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो लाइन कैसा ड्रॉ किया जाए। तो कहने का मतलब ये कि द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड्स ऑन शेप, डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या है, पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। अब हम आपको कुछ सोर्स चार्ज लेते हैं और उस केस में कैसा फील्ड लाइन होगा वो ड्रॉ करके दिखाते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी रीजन में फील्ड है कि नहीं है, इसको इसको विजुअलाइज करता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। किसी रीजन में फील्ड है कि नहीं है इस बात को बताएगा। वो कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अभी दो फायदा बताया हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का, कहाँ फील्ड है नहीं है ये बात, ये फायदा। दूसरी बात कहां पर फील्ड का क्या डायरेक्शन है ये बात। अब सुनो, और किस केस में कैसा होगा फील्ड लाइन, वो फील्ड लाइन का पैटर्न क्या होगा, टोटली डिपेंड्स ऑन सोर्स चार्ज। कौन चार्ज फील्ड प्रोड्यूस किया उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन। इन केस ऑफ an isolated point charge, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज यानी एगो सिंगल चार्ज पार्टिकल। यदि सोर्स एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है फील्ड का, आइसोलेटेड मतलब समझ रहे हैं, अगल बगल और देखो एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है, मान लो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। आगे सब कोई, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सिंगल आइसोलेटेड, इसके अगल बगल और कोई चार्ज नहीं है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइंस होता है, जो इस तरह का होता है। इस तरह का बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस होता है जो सब डायरेक्शन में डाइवर्ज कर रहा है। सब डायरेक्शन में डाइवर्ज करना मतलब इधरों आ रहा होगा, इधर भी आ रहा होगा, इसको दिखा नहीं सकते, इधर इधर वाला लाइन को अंदर भी जा रहा होगा। ऐसा मत समझना कि ये लाइन सब बोर्डे के प्लेन में है। जैसे सिंपली एक छोटा सा बल्ब जलाते हो तो रे ऑफ लाइट सब दिशा में डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करना मतलब दूर जाना। समझ रहे हैं पिक्चर हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहां पर। यस सर। हाँ, माइंड में पिक्चर बन रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये लाइंस को सिंपली बोर्ड के प्लेन में ही नहीं समझना, ये बोर्ड के प्लेन के ऊपर भी आ रहा होगा, बहुत सारे लाइंस अंदर भी जा रहा होगा, ऐसा पैटर्न है। इसको लिखो ना पहले। इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड, in case of an isolated positive point charge, field lines will be a family of a straight line
a family of straight lines diverging in all direction, from the position of that point charge. सब दिशा में डाइवर्ज करना, सब डायरेक्शन, इधर इधर सब डायरेक्शन में डाइवर्ज करना, दूर जाना, इस टाइप का पैटर्न होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। रियली में ये फिगर 2 डायमेंशनल फिगर नहीं है, 3 डायमेंशनल फिगर है। सिंपली आप वो बल्ब वाला केस याद करो, छोटा सा बल्ब का, कि रे ऑफ लाइट निकलता है, सब डायरेक्शन में वो डाइवर्ज करता है। कभी कभी हमको जरूरत पड़ेगा तो एक्चुअली ये एक 3 डायमेंशनल पैटर्न है। इट इज एक्चुअली a 3-dimensional pattern. थोड़ा और क्लियरली इस पैटर्न को समझे हम लोग। ये जो पैटर्न दिखा रहे हैं इसको और थोड़ा क्लियर करना चाहे तो ऐसे कर सकते हो। मान लो एक स्फीयर की बात करें, हॉलो स्फीयर का, और इस चार्ज पार्टिकल को इस हॉलो स्फीयर के सेंटर पर रख दें तो स्फीयर का रेडियस तो सब दिशा में होता है ना। स्फीयर तो एक 3D फिगर है ना, उसका रेडियस तो सब डायरेक्शन में होगा स्फीयर का। इस स्फीयर का रेडियस सब डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी रेडियल डायरेक्शन में होगा, इसको रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। रेडियस के अलोंग के डायरेक्शन को रेडियल डायरेक्शन, ये सब रेडियल डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी तरह इसी के अलोंग होगा। समझे? यदि उस पॉजिटिव चार्ज को स्फीयर के सेंटर पर रख देते हो तो वहां से जो फील्ड लाइन एराइज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो उस स्फीयर के रेडियस के डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज के केस में फील्ड लाइन डाइवर्ज रेडियली आउटवर्ड। फील्ड लाइंस विल बी रेडियली आउटवर्ड। तो ये हुआ पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मिटाबे इसको? यस सर। आप लोग नोट्स बनाना तो डेट जरूर डालना, काहे कि कोई नोट्स कभी पढ़ोगे और कोई टर्म नहीं समझ में आएगा तो उसी डेट वाला वीडियो को देखना आप। तो वीडियो जो तैयार करते हो डेट वाइज, कोई लेक्चर यदि कॉपी से में कोई टर्म नहीं दिख समझ में आ रहा है बाद में फ्यूचर में, तो उस डेट का वीडियो आप अपना निकाल के देख सकते हो। ये हुआ पैटर्न इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब निगेटिव पॉइंट चार्ज के केस में कैसा पैटर्न? इस केस में भी स्ट्रेट लाइन होता है फील्ड लाइन। यदि एक निगेटिव पॉइंट चार्ज रखते हो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट ही होगा,
लेकिन ये डाइवर्ज करता हुआ नहीं होके कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब होता है सब डायरेक्शन से आके मिलना। ऐसा पैटर्न, ये भी सब डायरेक्शन से, इधरों से जा रहा होगा, अंदर से भी आके यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा होगा, मिल रहा होगा। कन्वर्ज करना यानी मिलना, और डाइवर्ज करना मतलब दूर जाना। तो इन केस ऑफ एन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, field lines will be again a family of straight lines but converging from all direction at the position of that point charge. बस थोड़ा उल्टा उल्टा पैटर्न समझो उसका, उस केस में डाइवर्ज करता है, इस केस। ये सब एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के केस में। लेकिन यदि चार्ज पार्टिकल आइसोलेटेड नहीं हो, यानी एक चार्ज पार्टिकल के बगल में एक और चार्ज पार्टिकल आ गया, तो उस केस में कैसा पैटर्न होगा देखो। ये हो गया। यस सर। यदि आइसोलेटेड नहीं रहता है, अगल बगल में और भी चार्जेज यदि आ जाता है, मान लो जैसे ये केस देखिए, मान लो एक निगेटिव चार्ज है ये, और एक ये पॉजिटिव चार्ज है, उतने ही अमाउंट का। अमाउंट मान लो अभी दोनों का हम सेम रख रहे हैं। अब ये आइसोलेटेड नहीं रहा, अगल बगल में चार्जेज आ गया। एक बात बताओ, इधर पॉजिटिव लें इधर निगेटिव, थोड़ा ड्रॉ करने में सुविधा होगा। चलो सुनो, यदि ये निगेटिव चार्ज नहीं होता, अकेले ये होता, तब तो जान रहे हैं कि लाइन से स्ट्रेट चलता, यहां से स्ट्रेट चलता, स्ट्रेट डाइवर्ज करता। सिमिलरली यदि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अकेले ये होता, तब तो लाइन स्ट्रेट कन्वर्ज करता। लेकिन ये होता क्या है ना, यहाँ पर यहां से जो लाइन चला, वो लाइन को सोचो कि ये चार्ज अपनी तरफ खींच लिया, स्ट्रेट नहीं रहने दिया इसको, अपनी तरफ खींच लिया ये चार्ज। कोई भी लाइन जो चलेगा यहां से, उसको अपनी तरफ ये खींच ले रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज से कोई भी लाइन आपका चला यहां से, वो अपनी तरफ खींच लिया। इधर भी एक लाइन, मान लो एक लाइन इधर हो गया होगा, इधर इस लाइन को भी ये बहुत दूर से आके खींच लिया, अपने पर अट्रैक्ट करवा लिया। कोई भी लाइन यहां से चलेगा, उसको ये अपने पर आके अट्रैक्ट कर लेगा। एक पॉजिटिव चार्ज था यहां,
यहाँ एक निगेटिव चार्ज है। अच्छा एक बात, यहां से जो भी लाइन चला वो लाइन स्ट्रेट नहीं चल के, समझो कि उस लाइन को ये निगेटिव चार्ज अपने पर टर्मिनेट करवा लिया, खींच लिया। जो भी लाइन चला, आप कहोगे सर ये टूटा हुआ ये लाइन है। अरे मान लीजिए ना मेरा कॉपी यहीं तक था, यहीं तक पेज था अपने कॉपी में, तो क्या करोगे, तोड़ दो तत्काल के लिए इसको, इसके आगे जगह नहीं है ड्रॉ करने के लिए, ये समझना। यही लाइन है जो दूर से आके मुड़ा होगा और यहां पर आ गया, इसको टूटा हुआ मत समझना इस लाइन को। समझे क्या बोल रहे हैं? यस। अब ये लाइन को देखो ना, ये लाइन को कोई टूटा हुआ समझ लेगा, नहीं टूटा हुआ नहीं है ये। समझो ना हमारे पास कॉपी यही इंड कर गया पेज, तो थोड़ा इसको ऐसे दिखा दिया। यानी इस केस में क्या होगा ना कि all the lines arises from positive charge will terminate on negative charge. All the lines arises from positive point charge, या प्लस क्यू डायरेक्ट लिख दे रहे, प्लस क्यू, टर्मिनेट या कन्वर्ज ऑन माइनस क्यू। ये बात तब जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अभी तो है ही मैग्नीट्यूड सेम दोनों का, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, मैग्नीट्यूड तो दोनों का अभी सेम है ही। तब ऐसा बात कि जितने भी लाइन यहां से राइज करवाओगे, एक बात तो फिक्स्ड है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन को एराइज ही होना है और निगेटिव चार्ज पर लाइन को टर्मिनेट ही होना है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना लाइन एराइज किया सबका सब टर्मिनेट हो। कभी ऐसा हो सकता है कि एराइज करने वाले लाइन की संख्या ज्यादा होगा टर्मिनेट करने वाले लाइन से, तो कभी एराइज करने वाले लाइन की संख्या कम होगा टर्मिनेट करने वाले लाइन से, या कभी सेम भी हो सकता है। सेम का ये सब डिपेंड करता है किस पर, उस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। और उसके लिए वो नोट करके एक बात लिख लो आप, कि द नंबर ऑफ लाइन्स एराइजेज और टर्मिनेट, आप समझ रहे हैं एराइज कब करेगा, पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट कब करेगा, वो बात हम नहीं लिख रहे हैं यहां। द नंबर ऑफ लाइन्स एराइजेज और टर्मिनेट will be directly proportional to magnitude of charge। यानी कितना लाइन एराइज करेगा टर्मिनेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का मैग्नीट्यूड का। यहां तक लिख लिए? यस। देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है दो क्वांटिटी के बीच प्रोपोर्शनैलिटी साइन देना। इसका मतलब ये होता है कि N1 बाई N2 इक्वल टू Q1 बाई Q2। प्रोपोर्शनैलिटी का ये मीनिंग, N1 बाई N2 इक्वल टू Q, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कट जाएगा यदि डिवाइड करेंगे तो। समझ में आ रहा है सब मैथमेटिक्स? यस। और क्लियरली बात करें कैसे हुआ ये सो।
अरे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाइएगा, एगो कांस्टेंट दीजिएगा ना। अब बताओ, अब यदि n की जगह n1 डालते हो तो k ही रहेगा, ये थोड़ी k1 लिख देंगे इसको, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो q की जगह q1, फिर n की जगह n2 डालते हो तो ये k तो अभी भी k ही रहेगा, लेकिन q की जगह q2। अब फिर इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो k कट जाएगा, ये रिलेशन आएगा। इस रिलेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, क्या ये फिजिकली क्या कहना चाहता है रिलेशन, कि n1 मान लो है यहां से राइज किया हुआ लाइन की संख्या, n2 जो है यहां पर टर्मिनेट किया हुआ लाइन की संख्या। तो इस लाइन का एराइज करना और लाइन का टर्मिनेट करने की संख्या का जो रेशियो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो के बराबर है। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये Q1 बाई Q2 1 आएगा। यदि दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का होगा तो ये रेशियो 1 आएगा, तो लाइनों का रेशियो 1 आएगा। लाइन का रेशियो 1 कब होगा, यदि 10 गो यहां एराइज करवाए हो तो 10 गो टर्मिनेट यहां करवाना होगा, तब ये 1 हो सकता है लाइन का रेशियो। क्या यस कोई जरूरी नहीं 10 गो से दिखाएंगे, कोई 5 गो एराइज किया तो 5 गो टर्मिनेट करवाएगा, वो भी सही होगा। आप कितनों एराइज करवाओ लेकिन टर्मिनेट तो उतने ही करवाना जिससे कि n1 बाई n2 का भी वैल्यू 1 आना चाहिए। यदि Q1 बाई Q2 1 आ रहा है, ये तब आएगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो लाइनों का रेशियो 1 ही आना चाहिए। एगो दूसरा एग्जांपल से बताते हैं इसको। मान लो, एक मिनट, मिटा देना पूरा। यस ये एग्जांपल मान लीजिए, ये 2Q था और ये Q था। अभी क्या है, अभी चार्ज का रेशियो Q1 बाई Q2 मतलब 2Q बाई Q दैट इज 2 आ रहा है, 2/1। तो लाइनों का रेशियो 2/1 आना चाहिए, ये जरूरी बात। तो अब चलो करते हैं हम लोग। यहाँ लाइन का रेशियो 2/1 कब कब हो सकता है, कोई आदमी यदि यहां से 8 गो लाइन दिखाया एराइज करता हुआ, 8 गो लाइन यदि एराइज करता हुआ दिखा रहे हो आप, तो यहां पर 4 गो लाइन टर्मिनेट करता हुआ दिखाना पड़ेगा। यहां से 8 गो एराइज करवाओगे, यहां 4 गो टर्मिनेट, तब ये 8/4 2/1 आ पाएगा। तो 8 गो दिखाइए यहां से, यहां लेकिन 4 गो। अब ये 8 गो में क्या होगा, ये लाइन सब टर्मिनेट नहीं होगा। 2 2 4 2 6 1 7 1 8। देखिए क्या हो रहा है, यहां से तो 8 गो एराइज करता हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ 4 गो। देखो ये लाइन मुड़ा तो था लेकिन यहाँ टर्मिनेट नहीं हुआ, फिर उधर भाग गया। एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं रहेगा। एग्जैक्टली स्ट्रेट तब होता जब ये अकेले होता ये चार्ज। तो देखिए यहां से 8 गो एराइज करवाए तो यहाँ 4 गो, तो 8/4 भी तो 2/1 आएगा ना। जरूरी नहीं यही लेके चलो, कोई यदि 6 गो एराइज करवाता हुआ दिखा रहा है तो यहां पर 3 गो टर्मिनेट का, वो भी सही है।
कोई 10 को यहां से दिखा रहा है राइज करवाते हुए, तो 5 को टर्मिनेट करवाएगा, वो भी सही है। लेकिन ये नेचर दिखना चाहिए कि जो रेशियो चार्ज का वही रेशियो लाइन का भी हो। समझे क्या बोल रहे हैं? यस सर। ये निगेटिव चार्ज है, तब ना टर्मिनेट करवाता हुआ दिखाएंगे। तो ये बात ख्याल करके आपको लाइंस ड्रॉ करना होगा। दो चार्ज पार्टिकल के केस में जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तब। अच्छा, यदि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तब क्या करोगे? यदि दोनों पॉजिटिव होता तब तो दोनों से एराइजे करवाओगे, टर्मिनेट तो करवाओगे नहीं। लेकिन एराइज में ये नहीं होता तो स्ट्रेट जाता, लेकिन ये क्या करता है ना, इसके लाइन को अब रिपेल कर देगा, यानी इधर बेंड कर देगा। यदि ये निगेटिव था तो ऐसे हो गया था, यदि ये भी पॉजिटिव है तो रिपल्सन टाइप का दिखाना होगा आपको, ऐसा। लेकिन वो सब बात N1/N2 बराबर Q1/Q2, वो बात यहां भी वैलिड करवाना है। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों जगह लाइनों की संख्या सेम होना चाहिए, वो बात, वो नेचर यहां भी होना है। सुनो, आप चार्ज सिस्टम कैसा है तो उसका फील्ड लाइन कैसा होगा, कुछ का याद रखना है आपको। कुछ चार्ज सिस्टम है जिसकी बार बार जरूरत पड़ते रहेगा हमको, उसका यादें रखोगे आप। कहोगे सर ये सब कैसे ये सब लोग ड्रॉ किया, तो उसका भी एक मेथड है कैसे फील्ड लाइन ड्रॉ किया जाता है। पॉइंट चार्ज के केस में स्ट्रेट लाइन होगा, ये बात कहां से पता चला था, वो चीज पर नहीं जाना है आपको। पॉइंट चार्ज के केस में स्ट्रेट लाइन क्यों हुआ है, उसका काउज है, आप सुन लो, लेकिन करना नहीं है आपको। आपको आपको मतलब कहता नहीं, ये बना बनाया हुआ चीज आप यूज कीजिए, इसका आपको बनाना नहीं है। करा धराया हुआ चीज है जिसको यूज करना है आपको। लेकिन वो साइंटिस्ट लोग कैसे ये सोचा था कि इस केस में ऐसा होगा, इस केस में ऐसा होगा, वो मेथड आप जानिए। देखो बहुत सिंपल है, फील्ड लाइन ड्रॉ करने का क्या मेथड है। सो क्या करना ना, दो चार जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेना +1 कूलम का, अपने मन से सटा सटा के क्लोज क्लोज दो चार जगह +1 कूलम का चार्ज रख लेना, और उस पर फोर्स किधर किधर लगा वो फोर्स का डायरेक्शन को ड्रॉ कर लोगे। मान लो यहां रखा +1 कूलम तो इधर फोर्स लगा, यहां रखा +1 कूलम तो इधर लगा फोर्स, यहां रखा तो इधर लगा। ये काम कर लेना। उसके बाद इस तीनों पोजीशन को ज्वाइन करना, इस तरह से ज्वाइन करना कि ये जो फोर्स है उस कर्व पर टेंजेंट हो जाए। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिहेव्स एज टेंजेंट ऑन दैट कर्व। आप इस तीनों पोजीशन को ज्वाइन करके एक कर्व ड्रॉ करें, वो कर्व इस तरह से होना चाहिए कि ये फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंशियल हो। ये जो कर्व बना इसी को फील्ड लाइंस बोलेंगे। लेकिन ये कायल आप करेंगे, आपको करके दे दिया है साइंटिस्ट, आप यूज करो। साइंटिस्ट लोग ऐसे ही किया होगा, ठीक है।
ओरिजिनल स्टाइल ये है फील्ड लाइन ड्रॉ करने का, कि 2-4 जगह +1 कूलम चार्ज रख देना है, उस पर किधर किधर फोर्स लगा वो ड्रॉ कर दोगे। अब उस सारे पोजीशंस को ज्वाइन करना है, इस तरह से ज्वाइन करना कि वो फोर्स टेंजेंट की तरह बिहेव करे। तो जो कर्व बनेगा ज्वाइन करने से, उसी कर्व को फील्ड लाइन